अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो, जेई नीट या कोई और पहली बार ड्रॉप ले रहे हो, यानी कि पहली बार तैयारी कर रहे हो, पहले कभी तैयारी करी नहीं थी, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि वो कई प्रकार के चैलेंजेस को फेस करते हैं। जो चैलेंजेस फेस करते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं, उनको कैसे सुधारना चाहिए। अच्छा, हमारी आधी से ज़्यादा दिक्कत खत्म हो जाती है अगर हमें ये पता हो कि ये समस्या आगे आ सकती है। एकदम से आ जाए तो डर लगता है, पर अगर पता हो कि ये आ सकती है तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। तो मैं आपको वही प्रिपेयर करना चाहता हूं, काम का वीडियो है, ध्यान से सुनना। तो वो बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे हो किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं, मेरे हिसाब से वो 4 तरह के मेजर चैलेंजेस हैं। सबको एक एक करके आपको डिवाइड करूंगा। उससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या वाकई ऐसे बच्चे जो पहली बार तैयारी करते हैं, पहली बार ड्रॉप लेते हैं, क्या वो सिलेक्ट होते हैं। मैं आपके अनुभव के हिसाब से आपको बता दूं, क्या फर्स्ट ड्रॉपर सिलेक्ट होते हैं? यस। हाँ, आपसे झूठ भी नहीं बोलूंगा कि जो बच्चे मान लीजिए जिन्होंने 11-12 तैयारी करी थी और उसके बाद उन्होंने ड्रॉप लिया, उनके चांसेस स्लाइटली ज्यादा होते हैं। ऐसा समझिए 2-5% चांसेस उनके ज्यादा होते हैं सिलेक्ट होने के। पर क्या ऐसे बच्चे जो पहली बार ड्रॉप लेते हैं वो सिलेक्ट नहीं होते? बहुत सारे होते हैं, है ना। तो आपसे झूठ भी नहीं बोलूंगा, स्लाइटली थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 2 साल पहले से वो दौड़ना जिन्होंने चालू कर दिया था, स्लाइटली ज्यादा होते हैं। पर क्योंकि कई बार उनका नुकसान भी होता है उन लोगों को, कि वो फटीग आ चुका होता है उनका पढ़ने में, उनको एंथू नहीं आता दोबारा पढ़ने में, उन्हें लगता है मुझे सब आता है, जबकि उनका आता नहीं है। तो उसके नुकसान और फायदे दोनों हैं। पर रियलिटी में आज बात करते हैं उनकी जो पहली बार ड्रॉप ले रहे हैं, क्या सेलेक्ट होते हैं? हाँ, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। पहली बार गांव से जो बच्चे आते हैं वो सेलेक्ट होते हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो इस बात को भ्रम तोड़ दीजिए, हमारे पास अनंत एग्जाम्पल ऐसे, आप यहां आओगे तो भी आपको दिख जाएंगे, और बहुत बार अलग अलग वीडियोस में हम उस एग्जाम्पल को ले भी चुके हैं। तो आज यहां लेना समझदारी नहीं। आगे चलते हैं, ठीक है सर। अब जो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बोला कि 4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैंने डिवाइड करा है, कि किन 4 तरीके की मेजर प्रॉब्लम्स को ऐसे बच्चे जो फर्स्ट ड्रॉप लेते हैं वो फेस करते हैं, उसको अपन आगे देखते हैं। कि 4 तरीके के क्या तरीके हैं। देखो भाई, क्या तरीके हैं 4। उसमें सबसे पहला है न्यू एनवायरमेंट। चारों काम के ध्यान से सुनना। सबसे पहला है न्यू एनवायरमेंट। न्यू एनवायरमेंट मतलब जब भी आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो या आप तैयारी में चले हो तो नया एनवायरमेंट आपको मिलता है। कई बच्चे जो है कोटा जैसे शहरों में आके पढ़ते हैं, कोटा में बहुत बच्चे आते हैं, मोशन में बहुत सारे बच्चे आ रहे होते हैं, या किसी अदर जगह पे भी जा रहे हैं, या हो सकता है कि वो किसी और नई कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं या किसी नए सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक नया माहौल होता है। जब भी हम नए एनवायरमेंट में जाते हैं तो फियर ऑफ अननोन आने लगता है। न्यू एनवायरमेंट में फियर ऑफ अननोन होता है। ये सबके लिए है। अरे यार पता नहीं क्या होगा, है ना, नए दोस्त बनेंगे, वो पता नहीं कैसे होंगे, है ना। खुद पे जजमेंट प्रॉब्लम आने लगती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब भी हम नए लोगों से मिलते हैं थोड़े सजग ज़्यादा हो जाते हैं। एकदम से हम किसी एक रूम में चले जाएं जहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं तो हम सजग होते हैं, हम कैसे बिहेव करें, क्या पहने, कैसे करें, क्या बोलें, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे को पता पड़ जाएगा मैं गाँव का हूँ, शहर का हूँ, हिंदी माध्यम का हूँ, मैं गरीब तबके से आता हूँ, मैं तबके से आता हूँ, मेरे को जज करेंगे, मैं सुंदर हूँ नहीं हूँ। देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कई दिन हमारे इसमें निकल जाते हैं। जाहिर सी बात है कि नए एनवायरनमेंट को एक्लेमेटाइज करने के लिए आपको टाइम लगता है। मैं कह रहा हूं ये टाइम लगेगा, पर अगर पहले से प्रिपेयर होकर जाओगे नहीं यार ये सब होगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई मुझे क्या जज करे, जो मेरे क्लास में बैठा हुआ है वो मुझे, मेरा जजमेंट तब होना चाहिए जब मैं सेलेक्ट होऊंगा, आज मैं कैसा दिख रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको सेल्फ करना पड़ेगा, इसमें मेरा ज्यादा रोल नहीं है। ये सेल्फ अवेयरनेस लानी पड़ेगी आपको कि नहीं ये होगा, और अगर ये होने वाला है तो मैं इसे लिख दो कमेंट्स में कि नहीं सर मैं ध्यान रखूंगा और मैं नए एनवायरमेंट से घबराऊंगा नहीं, मैं नए एनवायरमेंट से नहीं घबराऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता ये जो क्लास में बैठे बच्चे मेरे लिए क्या जज करते हैं, है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अपने क्लास के टॉपर रहे हो, सब कुछ आपने अच्छे से करा हो, क्लास के टॉपर रहे हो, तो आपको यहाँ के लगे अरे पता नहीं मेरे तो टेस्ट में नंबर नहीं है, तो आप सेल्फ जजमेंट के फ्रेम में चले जाते हो। जिन एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, आप अपने क्लास के टॉपर भी रहे हो, तो हो सकता है यहाँ पे आपकी रैंक बहुत पीछे भी आ रही हो। तो वो जो एकदम से आपको शॉक लगता है ना, जो शॉक आता है वो एकदम से आप झेल नहीं पाते। मैं कह रहा हूं लग सकता है, 110% लग सकता है, ठीक है। तो उसको एब्जॉर्व करने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो पहली बात, न्यू एनवायरनमेंट से एक्लेमेटाइज होने के लिए यानी कि आदत डालने की आपकी आदत होनी चाहिए। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये होगा। अभी तक आप नॉन स्कूल में जाते थे, नॉन कोचिंग में जाते थे, नॉन लोगों को जानते थे, अब आप बिल्कुल नए लोगों में जाओगे तो वो आपके लिए क्या सोचेंगे, इस बात के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो लोग क्या कहेंगे इससे हमें फर्क पड़ना नहीं चाहिए, ये बात याद रखनी है बस। नेक्स्ट पॉइंट, फिर मैं आपको कह रहा हूं मेरा मेजर पॉइंट यही है। खैर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, न्यू वे ऑफ स्टडिंग। एक्चुअली ये दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये और फोर्थ पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं तो न्यू वे ऑफ स्टडिंग, एक्चुअली अभी तक जो आप पढ़ रहे थे बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे होंगे, अमूमन जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उनके टेस्ट देने का तरीका लगता है, वो रिटर्न टेस्ट दिया करते थे। जो अभी आप टेस्ट दोगे वो एमआर वाले टेस्ट होंगे, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसी पे होते हैं। क्वेश्चंस
पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा थ्योरी से ज़्यादा, क्योंकि थ्योरी तो सिर्फ एक इनेबलर है जो आपको बताती है। तो न्यू वे ऑफ स्टडिंग का अडॉप्ट करने के लिए, और ये इतना आसान नहीं है। आप अगर 12th पास हो, मतलब आप 12th पास कर चुके, तो अभी तक जो आपने 15 साल में पढ़ा वो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था कि टीचर ने पढ़ाया, नोट्स लिखाया, आपने उस थ्योरी को रटा और एग्जाम में आया और आपने लिख दिया। ये बोर्ड का तरीका था, ये डिफरेंट है बिल्कुल अब जो आप करने वाले हो। मैं बार बार इस बात बोलता हूं, फिर बोलता हूं, बोर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवर्क। बोर्ड में परसेंटेज उसकी अच्छी नहीं आ सकती जिसने मेहनत नहीं करी हो। वो हार्डवर्क, मेमोरी रिटेंशन और कुछ बेसिक स्किल्स, थोड़ी बहुत एप्लीकेशन, ज्यादा नहीं। यही, इसी से आपके बोर्ड के नंबर आ जाते हैं, इससे आपको सक्सेस मिल जाती है अगर आपने इनका राइट कॉम्बिनेशन बिठा लिया तो। पर क्या सिर्फ इस राइट कॉम्बिनेशन की वजह से आपको सक्सेस मिल जाएगी? किसमें? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में? नहीं। इसमें क्या क्या चाहिए ध्यान समझो। इसमें हार्डवर्क चाहिए, मेमोरी रिटेंशन चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बेसिक स्किल से काम नहीं चलेगा, इसको 3 हिस्सों में तोड़ा है। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। यानी कि जो आपने थ्योरी पढ़ी उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा ये कहा है तो ये मतलब है, ये कहा है तो उसमें लॉजिक ढूंढने आने चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन स्किल होनी चाहिए कि जो मैंने अंडरस्टैंड करा है मैं उसे अप्लाई कर पाऊं। और थर्ड, उसको अप्लाई करने के लिए एक और स्किल चाहिए, जो चाहिए कैलकुलेशन। इनके बिना आपका नहीं होगा, ये होगा तब आप सक्सेस को पाओगे। अब ये तीनों चीजें इंटीग्रेट करना, अभी तक तो सिर्फ हम तीनों से सक्सेस पा रहे थे, अब इन तीनों को और इंटीग्रेट करना आपके लिए एक नई न्यू वे ऑफ स्टडिंग है। तो ये आपको इनकॉर्पोरेट करना आना चाहिए। अगेन ये एक नया एनवायरनमेंट है, इसको आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा मुझे इसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो पुराने न्यूरॉन्स के नेटवर्क को तोड़िए, नई समस्याओं को सॉल्व करने के लिए नए तरीके को ढूंढिए। यानी कि आपको नएपन के लिए खुद को तैयार रखना है। पुराने तरीके जो पढ़ने थे उसका कुछ हिस्सा लेना है, पर उसमें कुछ और नया भी इनकॉर्पोरेट करना है। और ये सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, पर कैसे इनको इनकॉर्पोरेट करना है तरीका अलग अलग हो सकता है, पर ये इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। हां सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा हूं काम का वीडियो होने वाला है। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे फेस करते हैं, अगेन तीसरा पॉइंट, कंपैरिजन। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपने क्लास के टॉपर होते हो, अब वहां तो आपको सब गांव में हो सकता है आपकी 95% आए तो भाई साहब ताली बजी हो, खूब हुआ हो। 95% वाले बहुत सारे बच्चे आते हैं, 90 वाले बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे, है ना। तो आपको लोग, अरे यार मैं तो कहीं हुई नहीं, तो एकदम से आपको शौक लगता है कि अच्छा यार मैं तो जहां मैं हीरो था, राजा था, एकदम से यहाँ आके कोटा आके, तो मुझे लगता है यार क्या और जरूरी भी है, क्योंकि रियलिटी ऑफ वर्ल्ड तो वही है, तो करना भी। तो आप कंपैरिजन में बहुत फंस जाते हो। क्लास में जाते हो तो बहुत सारे बच्चे शायद ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पहले से पढ़ रखा हो या जिन्होंने तैयारी करी हो, है ना, हो सकता है ऐसा। तो आप क्लास में लगे, यार इसे तो सब आता है, इसे तो सब आता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अरे उसे सब आता होता तो सेलेक्ट हो गया होता भाई, कोई बात नहीं। उन्होंने पहले उस चीज को सुन रखा है, तो जाहिर सी बात है वो रिएक्ट जल्दी करेंगे। हमें कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 महीने में चीजें सुधर जाएगी। तो क्लास में कंपैरिजन नहीं करना है, कुछ भी हो जाए नहीं करना है, मन को नहीं भटकाना, इसे आता है। स्पेशली 2 to 3 months, उसके बाद तुम उनके बराबर आ जाओगे, चिंता मत करो। तो ये कंपैरिजन आएगा। टेस्ट रिजल्ट में कंपैरिजन होगा। जिसने पहले 2 साल तैयारी करी थी, हो सकता है शुरुआत में वो थोड़ा आगे हो, शुरुआत में वो आगे हो, ऐसा हो सकता है। डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, ये कंपैरिजन नहीं करना है। पेरेंट्स भी कंपेयर करेंगे आपको, पेरेंट्स का भी प्रेशर आएगा आपको, बिल्कुल 110%। उन्हें लगे यार मेरे बच्चे के 100 में से 95 आते थे, मैं एग्जामिनेशन देने गया, जेई का बच्चा है, तो पता लगे उसके 100 में से 40 ही आ रहे हैं, नीट का है तो 70 ही आ रहे हैं। उन्हें लगा रहा है क्या हो गया एकदम से मेरे बच्चे को। तो उन्हें समझाना कि नहीं, इनमें इतने ही आते हैं और धीरे धीरे मैं इंप्रूव कर लूंगा। मैं कह रहा हूं इन तीनों को, पेरेंट्स के प्रेशर को, टेस्ट के रिजल्ट के प्रेशर को और कंपैरिजन को, क्लास के कंपैरिजन को, टेस्ट रिजल्ट कंपैरिजन को और पेरेंट्स के कंपैरिजन को, इनको इग्नोर कर देना है, इनको इग्नोर कर देना है। इन तीनों को इग्नोर करना है। क्या ये दबाव बनाएंगे? हां, पर इन्हें इग्नोर करना है, इग्नोर करने की क्षमता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है खुद। बस एक बात देखना कि खुद से रोज ये पूछना है कि क्या मैं इंप्रूव कर रहा हूं, क्या मैं इंप्रूव कर रहा हूं। यह सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्या मैं इंप्रूव कर रहा हूं। अगर यह नहीं हो रहा है तो आपको विचार करना चाहिए, वरना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्त कितना कर पा रहा है, पेरेंट्स किससे कंपेयर कर रहे हैं, टेस्ट में क्या रिजल्ट आ रहा है, 2-3 महीने परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस खुद से पूछो क्या मैं इंप्रूव कर रहा हूं। अगर आंसर आए यस तो बल्ले बल्ले, नहीं आए तो थोड़ा चिंताजनक विषय है। अपने मेंटोर से मिलिए, अपने टीचर से मिलिए। पर यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हाँ, बिल्कुल सही। तो यह था आपका थर्ड पॉइंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डर पैदा करता है हमारे मन में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जो फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फियर ऑफ फेलियर। ये शब्द आपने बहुत बार सुना है, पर सही बताऊं तुमने आज तक इसे एहसास नहीं करा है। सर हमने तो करा है, हमने बोर्ड्स भी दिए हैं। सही बताऊं तो बोर्ड्स में फियर ऑफ फेलियर नहीं होता। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनको बोर्ड्स में फियर ऑफ फेलियर नहीं होता। सर ये क्या बात हुई, बोर्ड्स में भी तो फेल होते हैं, बोर्ड्स में भी तो फेल होते हैं। नहीं,
तुम जैसे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सोची है, उनको ये डर कभी नहीं था कि वो फेल हो जाएंगे। बोर्ड्स में कितने से बच्चे फेल होते हैं भाई, और जो बच्चे मुझे सुन रहे होंगे वो तो फेल होने का तो उनको डर था ही नहीं, तो उन्हें फियर ऑफ लो परफॉर्मेंस था बोर्ड में, फियर ऑफ लो परफॉर्मेंस, ये डर था तुम्हें। ध्यान से सुनना मेरी बात, और ये बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छे से एनालिसिस करता हूं। आजकल मेरा मेजर काम ये है कि कैसे बच्चे की स्ट्रेटेजी और माइंडसेट सही करा जाए ताकि उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़े। मुश्किल में लगातार हम ये काम कर रहे होते हैं, इसीलिए ताकि एवरेज बच्चा पुश करके आगे सेलेक्ट हो पाए। मेरा व्यक्तिगत मत भी वही है, क्योंकि मैं भी वैसा ही था, मैंने भी ड्रॉप लिया था, तो मैं जानता हूं किस मनस्थिति से तुम लोग गुजरते हो। खैर, तो बोर्ड्स में जो होता है वो फियर ऑफ लो परफॉर्मेंस होता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इसमें रियलिटी में होता है फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि इसमें फेल हो ही जाते हैं और मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं। इसमें सिलेक्शन परसेंटेज 1% होती है, यहां पे फेल परसेंटेज, यहां पे पास होने की परसेंटेज 1% है, यहां पे फेल होने की परसेंटेज 1% है। अंतर है दोनों बातों में बहुत। तो जो फियर ऑफ फेलियर है ना, ये फियर ऑफ लो परफॉर्मेंस से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है ये। इसको जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे ज्यादा खाएगा, है ना। तो याद रखना, आपने इसको अभी तक फेस नहीं करा है, तुम अब करोगे इसको फेस जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे। तुम लोग यार नंबर ही नहीं आ रहे मेरे तो, क्योंकि 100 में से 1 या 2 बच्चे ही पहुंचते हैं भाई। तो ये आएगा, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये आपको खा सकता है, पर इसको अपने को खुद को खाने नहीं देना है। एक बात याद रखना, इस पूरी तैयारी में, इस पूरी यात्रा में मैं गारंटी ले सकता कि तुम सेलेक्ट होंगे, बट मैं गारंटी लेता हूं कि जो मैं कह रहा हूं, जो करते हैं, उसमें से 100 में से 95 बच्चे जीवन में सफल होते हैं, क्योंकि वो मेहनत करना जान जाते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया आपकी, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कितने घंटे आपको 12 से 13 घंटे पढ़ना चाहिए। जो बच्चे रोज 12 से 13 घंटे पढ़ता हो वो अपने जीवन में जरूर सफल होता है। तो मुझे बस इतना याद देना है कि फियर ऑफ फेलियर को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। क्या हो जाएगा नहीं सिलेक्ट होऊंगा तो? इससे बेकार क्या हो सकता है? पिताजी दुकान पे बैठना पड़ जाएगा, उसमें भी मैं शानदार करके बताऊंगा, या मैं बीएससी कर लूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा। प्रिपेयर फॉर वर्स्ट एंड गिव योर बेस्ट। जो इसके लिए हो जाता है, सही बताऊं तो उसे सफलता मिल जाती है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वाकई काम करती है। तो प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, मेंटली प्रिपेयर रहो, इससे बेकार क्या हो सकता है। एंड गिव योर बेस्ट इन प्रिपरेशन ऑल्सो, इन एग्जामिनेशन ऑल्सो। 95% तुम्हारे चांस हो जाएंगे तुम सेलेक्ट हो जाओगे, पर तुम प्रिपेयर तो वर्स्ट के लिए थे, तो फिर क्या फियर ऑफ फेलियर की बात है। तो प्रिपेयर फॉर वर्स्ट मेंटली एंड गिव योर बेस्ट। अगर तुम ये कर पाए तो रियलिटी में तुम सफलता के द्वार तक पहुंच जाओगे। तो आशा करता हूं जो पहली बार ड्रॉप ले रहे हैं वो इन सारी बातों को समझ पाएंगे, जो चारों पॉइंट मैंने बोले हैं। कौन कौन से बोले? नया एनवायरमेंट, न्यू वे ऑफ स्टडिंग, कंपैरिजन, एंड द लास्ट वन इज द फियर ऑफ फेलियर, विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम इन चारों को पहले से जान लो, इसका बताने का पर्पस ये कि तुम जान लोगे हाँ ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। जैसे बच्चे जब मैथ्स में आते तो उन्हें बताते हैं कि यार हो सकता है आज खाना अच्छा लग रहा हो, 2-3 महीने बाद वो बेकार लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई एक सेम टाइप का खाना खा के आप बोर होने लगते हो, है ना। तो हैबिट का पार्ट है, तो हमें पहले से पता होता है ऐसा होगा, तो हम उसको अच्छे से फेस कर पाते हैं। आशा करता हूं ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए काम का होगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व भी तुम्हारी वजह से ही है, शिक्षा की वजह से है। तो दोनों को नमन करता हूं, तुम्हारे प्रेम को और शिक्षा को, और जो मेरा अनुभव है और जो इतने बच्चों में मैं सीख रहा हूं, प्रयास यही कर रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हों। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।